नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। आपसे मुखातिब मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन बाजार में मिला जुला रुझान देखने को मिला। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में खरीदने और बेचने वालों के बीच जोर आजमाइश हुई, लेकिन सेंसेक्स 42 अंक की मजबूती के साथ 48,733 अंक पर बंद हुआ और जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 14,678 के स्तर पर बंद हुआ। मेटल स्टॉक जैसे टाटा स्टील, नाल्को, हिंडाल्को जैसे शेयरों में आज बिकवाली हावी रही। तो वहीं नतीजों की वजह से आज एशियन पेंट्स, यूपीएल, कैना मेटल इंडिया में खरीदारी देखने को मिली। वहीं अगर बैंक निफ्टी और दूसरे सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी आज 283 अंकों की गिरावट के साथ 32,169 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं अगर दूसरे सेक्टोरियल इंडेक्स को देखें तो मेटल और एफएमसीजी शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन शुगर, ऑटो, आईटी, एनबीएफसी, फार्मा शेयरों में आज बिकवाली हावी रही। अगर सबसे ज्यादा गिरने वाले सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो और बैंक दोनों ही 2% से ज्यादा टूटे, तो वहीं फार्मा शेयरों में भी 1.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। फार्मा सेक्टर की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी को जनवरी से मार्च के दौरान 553.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 28% कम है। हालांकि कंपनी का ऑपरेशन से कंसोलिडेशन रेवेन्यू 6.7% बढ़कर 4,728 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी को भारतीय और यूरोपियन कारोबार का सपोर्ट मिला, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 1.8% गिरकर 1914.9 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि रेवेन्यू 8.7% बढ़कर 18,972 करोड़ रुपए हो गया है। मार्च तिमाही में कंपनी का एबिटा 1,133 करोड़ रुपए रहा। कोरोना महामारी के चलते एविएशन इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए गो एयर ने आईपीओ लाने का फैसला किया है। कंपनी के आईपीओ के जरिए प्राइमरी मार्केट में हिस्सेदारी बेचकर 3600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो एयर ने आईपीओ लॉन्चिंग के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास एप्लीकेशन भेज दिया है। इससे पहले 13 मई को रीब्रांडिंग करते हुए कंपनी का नाम गो फर्स्ट किया था। मार्केट एक्सपर्ट मानते हैं कि एयरलाइंस कंपनी की रीब्रांडिंग आईपीओ लाने की तैयारी का ही एक हिस्सा है। कंपनी के सीईओ कौशिक कोहना ने कहा कि एयरलाइंस पिछले 15 महीनों के मुश्किल समय से गुजर रही है। अक्षय तृतीया की वजह से आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोना 150 रुपए की तेजी के साथ 47,600 के ऊपर कारोबार कर रहा है, तो वहीं चांदी 400 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ 71,000 के करीब ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। कॉमेक्स पर भी सोना $1835 के करीब और चांदी 1% की तेजी के साथ $27.35 के करीब कारोबार कर रही है। जानकारों के मुताबिक कीमतों में आई तेजी के पीछे अक्षय तृतीया तो है, इसके ज्वेलर के ऑनलाइन बुकिंग के ऑफर्स और ऊपरी स्तर से कीमतों में आई कमी की वजह ग्राहक खरीदार कर रहे हैं। कोरोना काल में हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस, दोनों के क्लेम काफी ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन दिक्कत है कि अगर बीमा कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत करता है तो सुनवाई में देरी हो सकती है, क्योंकि देश के 6 प्रमुख इलाकों में बीमा ओम्बुड्समैन के पद खाली हैं। यहां तक कि एमसी खुंटिया के रिटायरमेंट के बाद आईआरडीआई के चेयरमैन का पद खाली पड़ा हुआ है। मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में फिलहाल कोई भी बीमा ओम्बुड्समैन है ही नहीं। वहीं जयपुर और चंडीगढ़ में बीमा ओम्बुड्समैन की नियुक्ति नहीं हुई है। ओम्बुड्समैन की पोस्ट खाली पड़े रहने के कारण बीमा से जुड़ी कोई शिकायत को निपटारे में समय लग सकता है। डिजिटल लैंडिंग कंपनियों की मनमानी को लेकर चलाई जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली पर अब ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संज्ञान लिया है। इस मामले में ईडी ने जांच कर एनबीएफसीज के खिलाफ आरबीआई से कार्रवाई करने को कहा है। जी बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की जांच में आरबीआई नियमों की अनदेखी का खुलासा हुआ है। ईडी को जांच में पता चला कि कंपनियों ने एनओएफ यानी नेट ऑन फंड के मुकाबले तय सीमा से 50-60 गुना ज्यादा लोन बांटे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी को यह भी पता चला है कि लेंडिंग के लिए एनबीएफसी रूट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें कि जी बिजनेस ने डिजिटल लेंडिंग कंपनियों की मनमानी को लेकर खास मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली चलाई थी।
पूरी दुनिया के टॉप 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट लेन देन के मामले में भारत टॉप पर है, जबकि चीन दूसरे नंबर पर है, 7वें पर जापान और अमेरिका 9वें नंबर पर आता है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में भारत में 2547 करोड़ रुपए रियल टाइम लेन देन किया गया, जबकि इसी समय में चीन में 1574 करोड़ के लेन देन किए गए। साउथ कोरिया तीसरे नंबर पर रहा, जहां 601 करोड़ रुपए के लेन देन किए गए, जबकि चौथे नंबर पर थाईलैंड रहा, यहां पर 524 करोड़ के लेन देन किए गए। यूके 282 करोड़ के लेन देन के साथ 5वें नंबर पर रहा, जबकि नाइजीरिया इस मामले में 191 करोड़ के लेन देन के साथ 6ठे नंबर पर था। एक दिन की ब्रेक के बाद पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। हफ्ते में ये चौथी बार है जब कीमतें बढ़ी हैं और सिर्फ गुरुवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की थी। तेल कंपनियों ने पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 34 पैसे महंगा कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर और डीजल 82 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में पेट्रोल डीजल के दाम अब तक के सबसे महंगे स्तर पर पहुंच गया है। यहाँ पेट्रोल 98 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पाम ऑयल यानी खाने के तेल के दाम पिछले साल से अब तक तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की पहली लहर के दूसरी लहर के बीच इसका दाम 120% बढ़ा है। दाम बढ़ने से आम आदमी का खर्च भी बढ़ने लगा है, क्योंकि चॉकलेट, पेस्ट्री, साबुन, लिपस्टिक और बायोफ्यूल जैसे प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनियों को लागत पर खर्च बढ़ाना पड़ रहा है। जाहिर है इससे इन प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ेंगे। दरअसल पाम ऑयल का इस्तेमाल एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा होता है और कोरोना के बावजूद मांग में कमी नहीं आई है, बल्कि मांग बढ़ी है। वहीं कोरोना का असर सब्जियों की कीमतों पर भी दिखने लगा है। सब्जियों की कीमतें होलसेल और खुदरा दोनों ही बाजारों में बढ़ गई हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के पास 1-2 नहीं बल्कि 3 वैक्सीन होंगी। अगले हफ्ते से भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक मिलने लगेगी। डॉक्टर रेड्डीज ने भारत में इसकी कीमत का भी खुलासा कर दिया है। कंपनी ने स्पुतनिक के एक डोज की कीमत 995 रुपए तय की है। इस कीमत में जीएसटी भी शामिल है, यानी प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए आपको 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज ने कहा है कि जब वो खुद अपनी फैक्ट्रियों में ये वैक्सीन बनाने लगेंगे तो कीमत घट सकती है। अभी इस वैक्सीन का उत्पादन रूस में हो रहा है और भारत में इंपोर्ट किया जा रहा है। दिसंबर तक देश के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए भारत के पास पर्याप्त मात्रा में डोज उपलब्ध होगी। अगस्त से दिसंबर के बीच 5 महीनों में देश में 2 अरब से अधिक डोज उपलब्ध कराई जाएंगी, जो पूरी आबादी का वैक्सीनेशन करने के लिए पर्याप्त है। इसमें 55 करोड़ डोज कोवैक्सीन की होगी, 75 करोड़ कोविशील्ड, 30 करोड़ बायोई, 5 करोड़ जाइडस कैडिला डीएनए, 20 करोड़ नोवा वैक्सीन, 10 करोड़ भारत बायोटेक नोवा वैक्सीन, 6 करोड़ जिनोवा और स्पुतनिक वी की 15 करोड़ डोज शामिल है। यानी दिसंबर तक भारत में इतनी वैक्सीन होगी कि हर व्यक्ति कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से सुरक्षा कवच में सुरक्षित हो सकता है। व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल एडवाइजर और अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच गैप बढ़ाने जाने को लेकर भारत की तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने भारत को बेहतरीन वैक्सीन निर्माता भी बताया है। फॉसी ने कहा कि भारत में इस वक्त जो हालात हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की ज़रूरत है। वैक्सीन की डोज के बीच गैप बढ़ाना सही नज़रिया है। एंथनी फॉसी ने यह भी कहा कि डोज के गैप को बढ़ाना हेल्थ के नज़रिए से फायदेमंद है, इससे नकारात्मक प्रभाव की संभावना कम होती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना को एक अदृश्य शत्रु बताया है। उन्होंने कहा कि इससे युद्ध स्तर पर लड़ाई जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है और ग्रामीण को मास्क पहनने समेत बचाव के तमाम उपाय करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत महामारी से लड़ेगा और जीतेगा। ऑक्सीजन समस्या पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई तकनीक से प्लांट लगाने का काम जारी है। मुकाबले में प्रधानमंत्री ने देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है।
देश में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े घटने लगे हैं। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 3,43,144 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4,000 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी हर रोज रिकॉर्ड बना रही है। बीते 24 घंटों में देश भर में 3,44,144 मरीज ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटे में ही 20,27,162 लोग टीका लगवा चुके हैं। गोवा के मेडिकल कॉलेज में बीती रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक 13 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये मौतें अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं। इसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 दिन पहले भी कोरोना वायरस से संक्रमित 26 लोगों की मौत हुई थी। हाईकोर्ट ने सरकार को चेतावनी भी दी थी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से और किसी मरीज की मौत नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। उधर गोवा सरकार ने इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में आज संक्रमण दर 12% है, जबकि 22 अप्रैल को यह दर 36% थी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में दिल्ली में 10,000 मरीज कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब काफी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 8,500 कोरोना के मामले आए हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 केस आए हैं दिल्ली में। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे। 20 अप्रैल को तो 28,000 से भी ज़्यादा केस आए थे। आज 8,500 केस आए हैं। कई दिनों में पहली बार 10,000 के नीचे केस आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर भी काफ़ी कम हो गई है, लेकिन लड़ाई अभी जीती नहीं गई है। लड़ाई अभी बाकी है। अभी भी 8,500 केस आए हैं। इनको 0 तक ले जाना है। कोरोना को पूरी तरह खत्म करना है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से दिल्ली पुलिस की ओर से हुई पूछताछ से कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्रीनिवास के समर्थन में ट्वीट किया और लिखा कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। इससे पहले कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट करके श्रीनिवास का समर्थन किया था। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में मरीजों और उनके परिवार के लोगों को मेडिकल उपकरण जैसे इंजेक्शन और दवाओं को बांटने को लेकर यह पूछताछ हुई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर पूछताछ की गई। सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा को लेकर जारी असमंजस के बीच परीक्षा की स्थिति पर सफाई दी है। बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि 12वीं की परीक्षाओं के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। बोर्ड ने उन सभी रिपोर्ट्स का खंडन किया जिसमें 12वीं की परीक्षा रद्द करने की बात कही जा रही थी। बोर्ड के मुताबिक 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर किसी भी तरह की जानकारी या निर्णय के बारे में बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जारी की है। 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों को 20,000 करोड़ से ज्यादा की रकम उनके अकाउंट में दी गई। हर किसान को 2,000 रुपए की सम्मान निधि दी गई है। किसानों के सम्मान निधि के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से संवाद भी किया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में आज कैदियों के बीच हुई गोलीबारी में 3 कैदियों की हत्या हो गई। इसमें पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर अंशु दीक्षित ने मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे मेराज और मुकीम काला की गोली मारकर हत्या कर दी। मेराज बनारस जेल से भेजा गया था, जबकि मुकीम काला सहारनपुर जेल से लाया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने अंशु दीक्षित को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो फायरिंग करता रहा। बाद में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अंशु भी मारा गया। वहीं घटना की जांच और जेल का जायजा लेने के लिए प्रभारी उप महानिरीक्षक कारागार इलाहाबाद रेंज पीएन पांडे रवाना हो चुके हैं। जेल में तलाशी कराई जा रही है। फिलहाल जेल में शांति और स्थिति नियंत्रण में है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो 5 मई के बहुमत से लिए गए अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। इस फैसले में अदालत ने कहा है कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों के पास नौकरियों और दाखिलों में आरक्षण देने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की घोषणा करने का अधिकार नहीं है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि संशोधन ने एससी-बीसी की पहचान और घोषणा करने संबंधी राज्यों की शक्तियां नहीं छीनी है। उधर महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय के आरक्षण को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति का गठन करेगी। महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चौहान ने जानकारी दी है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को गुरुवार
को काले झंडे दिखाए गए। धनखड़ कूच बिहार के दौरे पर चुनाव के बाद हो रही हिंसा में प्रभावित लोगों से मिलने गए थे। सीतलकुची इलाके में उनके काफिले को भीड़ ने काले झंडे दिखाए, वहीं दिल हटा वापस जाओ के नारे लगाए। सीतलकुची में चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की जान गई थी। धनखड़ ने अपने इस दौरे के बाद कहा कि वो बंगाल में चुनावों के बाद हो रही हिंसा पर हैरान हैं। देश कोविड महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हो रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने अपनी इच्छा से वोट डालने का फैसला लिया। ईद के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुस्लिम बहुल इलाके मलेरकोटला को पंजाब का 23वां जिला घोषित किया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि लोगों की काफ़ी पुरानी मांग को लेकर ये पूरा कर दिया गया। ईद के मौके पर लोगों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज, एक महिला कॉलेज, एक नया बस स्टैंड और एक महिला पुलिस थाना बनाने की घोषणा की है। मुस्लिम बाहुल कस्बा मलेरकोटला अब तक संगरूर जिले का हिस्सा था। ये संगरूर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर है। अक्षय तृतीया के मौके पर आज यमुनोत्री के कपाट खोले गए। इस दौरान पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से करवाई गई। पीएम मोदी ने इच्छा जताई कि पहली पूजा उनके नाम से कराई जाए। मोदी के नाम से मंदिर समिति ने 1100 रुपए की रसीद भी काटी। डीएम ने उनके प्रतिनिधि के तौर पर गंगा मैया की आरती में भाग लिया। कोरोना के चलते 4 धाम यात्रा स्थगित है, इसलिए सिर्फ मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। पूजा पाठ से जुड़े कुछ ही लोगों को धामों में जाने की अनुमति है। 15 मई यानी कल गंगोत्री धाम और 17 मई को सुबह 7 बजे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसके बाद 18 मई की सुबह श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। दंगल फेम डायरेक्टर नितेश तिवारी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट रामायण को लेकर काफी चर्चा में हैं। हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि फिल्म में ऋतिक रोशन रावण और साउथ सुपरस्टार महेश बाबू राम का किरदार निभाएंगे और अब इसकी फीमेल लीड के नाम पर कयास लगाने शुरू हो गए हैं। सूत्रों की माने तो सीता के रोल के लिए दीपिका पादुकोण और करीना कपूर के नामों पर विचार चल रहा है। अगर करीना या दीपिका दोनों में से कोई भी इस फिल्म को करने को तैयार होता है तो वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस भी बन सकती हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। अमिताभ बच्चन कोरोना पीड़ितों के लिए जरूरी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर से मदद कर रहे हैं। अमिताभ ने अपने ब्लॉग के जरिए जानकारी दी कि अलग अलग जगहों से मदद के लिए जो सूचनाएं आ रही हैं उनमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आपात मांग सबसे अधिक है। इन्हें हासिल करना मुश्किल होता है और जब इनका मिलना मुश्किल हो जाता है तो उन्होंने पोलैंड में अपने दोस्त और भारतीय काउंसिल से मदद मांगी। उसके बाद तत्काल 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ऑर्डर, साथ ही 10 वेंटिलेटर्स भी बीएमसी के हॉस्पिटल को दान दिए गए। शाहिद कपूर एक के बाद एक दिलचस्प प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते जा रहे हैं। खबर है कि उन्होंने प्रोड्यूसर अमर बुटाला की ऑपरेशन कैक्टस को साइन कर लिया है। फिल्म को आदित्य नंबियार डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म की शूटिंग शाहिद की अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज के पूरा होने के बाद किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस साल के आखिर में शाहिद इस फिल्म का शूट शुरू करेंगे। इस फिल्म के बाद शाहिद राकेश ओम प्रकाश मेहरा की माइथोलॉजिकल फिल्म कर्ण की शूटिंग में लग जाएंगे। थिएटर्स खुलने के बाद शाहिद की स्पोर्ट्स ड्रामा जर्सी बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। नए जमाने के सुपरस्टार कार्तिक आर्यन अब साजिद नडियाडवाला फिल्म में दिखाई देंगे, जो एक एपिक लव स्टोरी होगी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का निर्देशन नेशनल अवार्ड विनर समीर विध्वंस करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में कार्तिक एकदम अलग अवतार में होंगे। फिलहाल फिल्म का काम प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है। बाकी स्टार कास्ट अभी तक फाइनल नहीं की गई है। रणधीर कपूर कोरोना से ठीक हो गए हैं और अब वो अस्पताल से घर आ गए हैं। राज कपूर के बड़े बेटे को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में 29 अप्रैल को एडमिट किया गया था। उन्हें आज सुबह डिस्चार्ज किया गया। हालांकि रणधीर कपूर अभी किसी से मिल नहीं सकते हैं। इसमें उनकी पत्नी बबीता और बेटी करिश्मा कपूर और करीना कपूर भी शामिल हैं। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ का आभार भी व्यक्त किया। क्रिकेटर हनुमा विहारी सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हनुमा का 18 जून को होने वाले टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। फिलहाल इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। हनुमा ने सोशल मीडिया पर 100 से ज्यादा वॉलंटियर्स और दोस्तों का एक ग्रुप बनाया है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में लोगों की मदद कर रहा है। वो अप्रैल में क्लब के लिए
खेलने इंग्लैंड गए थे, अब वो वहीं टीम इंडिया को भी ज्वाइन कर लेंगे। टीम इंडिया 2 जून को रवाना हो सकती है। हनुमान ने कहा है कि ऐसे हालात होंगे ये कभी नहीं सोचा था, इसलिए मैंने अपने फैंस, वॉलंटियर्स और दोस्तों के साथ मिलकर लोगों की मदद का फैसला किया। टीम इंडिया के ओपनर पृथ्वी शॉ इन दिनों गोवा में छुट्टियां मना रहे हैं। हालांकि इसी बीच गोवा जाने के दौरान उन्हें पुलिस ने रोक लिया था। वे बगैर ई पास के लॉकडाउन के बीच गोवा जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने पृथ्वी शॉ को करीब 1 घंटे रोके रखा। इस दौरान पृथ्वी शॉ ने रिक्वेस्ट भी की, लेकिन पुलिस अधिकारी नहीं माने। दरअसल टीम इंडिया को 18 जून को साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड से टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। इसके बाद इंग्लैंड से उसी के घर में 5 टेस्ट की सीरीज भी खेलनी होगी। दोनों सीरीज के लिए पृथ्वी शॉ का टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसी बीच वे छुट्टी मनाने के लिए गोवा निकल गए। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने जिस फंड रेजिंग कैंपेन की शुरुआत की थी, उसमें 7 दिन में 11 करोड़ 39 लाख रुपए जुटा लिए हैं। हैशटैग इन दिस टुगेदर नाम के इस कैंपेन में क्राउड फंडिंग के जरिए 7 दिन में 7 करोड़ रुपए जुटाने का अभियान चलाया गया था। 7 मई से इस कैंपेन की शुरुआत हुई थी। विराट और अनुष्का दोनों ने खुद इसमें 2 करोड़ रुपए दान किए थे। वहीं MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने इस कैंपेन में 5 करोड़ रुपए और श्याम स्टील ने 10 लाख रुपए दान किए हैं। जमा राशि को ACT ग्रांट्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद इस राशि का इस्तेमाल ज़रूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन, कंसंट्रेटर, मेडिकल इक्विपमेंट्स और मैन पावर इत्यादि पहुंचाने के लिए किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने टीम इंडिया की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर काफ़ी मेहनत की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ पूरी जान लगा दी थी। पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने WTC क्वालिफिकेशन के नियमों में बदलाव किया, पर लड़कों ने इसके बाद हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत की। ये टीम इंडिया रैंकिंग में नंबर 1 होना डिजर्व करती है। शास्त्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, नंबर 1 का ताज एक ऐसी चीज है जो टीम इंडिया के लड़कों ने निष्पक्ष तरीके से जीता है। जर्मनी के फुटबॉल क्लब बोरुसिया डोर्टमुंड ने नई उपलब्धि अपने नाम की है। उसने 5वीं बार घरेलू खिताब जर्मन कप अपने नाम कर लिया है। वो ऐसा करने वाला तीसरा क्लब बन गया है। डोर्टमुंड ने फाइनल में RB लिप्जिंग को 4-1 से शिकस्त दी। ये मैच बर्लिन के ओलंपी स्टेडियम में खेला गया। फाइनल में अर्लिंग हालैंड और जादोन सांचो ने 2-2 गोल दागे। वहीं रनरअप टीम के लिए 1 गोल डामी ओल्मो ने दागा। मैच में पहला गोल 5वें मिनट में ही सांचो ने दाग दिया था, जबकि दूसरा गोल 28वें मिनट में हालैंड ने किया। जर्मन कप सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड बायर्न म्यूनिख के नाम पर है। KP शर्मा ओली विश्वास मत हारने के 3 दिन बाद फिर नेपाल के प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। ओली को नेपाली संविधान के अनुच्छेद 76(3) के तहत प्रधानमंत्री चुना गया है। इससे पहले सोमवार को राष्ट्रपति ने विपक्ष को ये मौका दिया था कि वे गुरुवार रात 9 बजे तक सरकार बनाने का दावा पेश करें। संविधान के मुताबिक 2 या उससे ज्यादा पार्टियां मिलकर 271 सदस्यीय सदन में 136 सीटें जुटा सकती थी, लेकिन डेडलाइन खत्म होने तक विपक्षी दल तमाम कोशिशों के बावजूद ये आंकड़ा नहीं छू पाया और केयर टेकर प्रधानमंत्री ओली को ही फिर चुन लिया गया।